Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज अपने चैनल पर वन इंडिया पॉलिसी की चर्चा करेंगे। वन चाइना पॉलिसी की चर्चा हम बराबर सुनते हैं और वन चाइना पॉलिसी के सिद्धांत पर चीन अडिग है। जो देश वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं करता है उस देश से चीन शत्रुता मोल लेने को हमेशा तत्पर रहता है। यह दुनिया के सहअस्तित्व की भावना के प्रतिकूल है। चीन एक तरफ वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, रसा भी 1991 के विघटन के बाद से हमेशा प्रयासरत है कि वन रसा पॉलिसी अपनाया जाए। अभी रूस यूक्रेन युद्ध भी कहीं न कहीं वन रसा पॉलिसी का एक हिस्सा है। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का एकीकरण हो गया है और वन जर्मनी की बात अस्तित्व में आ चुकी है। यूरोप के विभिन्न देश आपस में मिलकर यूरोपीय यूनियन का गठन कर चुके हैं। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन में के विभिन्न देशों के बीच आने जाने के लिए वीज़ा की समस्या समाधान कर दी गई है। वीज़ा की प्रतिबंध को हटा दिया गया है। मुक्त व्यापार अपना लिया गया है और एक करेंसी भी लागू कर दी गई है, यूरो। समूचे ग्लोबल लेवल पर जब एक यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है, एक यूएसएसआर या एक रसिया की बात हो रही है, एक चीन की बात हो रही है, इस परिस्थिति में भारत को भी वन इंडिया पॉलिसी पर चिंतन करना चाहिए। अब यह प्रश्न है कि वन इंडिया पॉलिसी का आधार क्या होगा, इसकी सीमाएं क्या होगी। ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से भारत एक उपमहाद्वीप है, एक प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप के जितने देश हैं कहीं न कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पुरानी परंपरा की दृष्टि से आपस में एक बहुत कुछ एक रूपता है। जीवन जीने की शैली में एक रूपता है, बहुत कुछ भाषाई एक रूपता भी है। और कहा जाए कि 1947 के बाद का जो राजनीतिक भारत हुआ, पॉलिटिकल इंडिया जो है 1947 में आज़ादी के बाद हुआ, उसके पूर्व ब्रिटिश भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1958 से लेकर के 1947 तक का भारत, जो भारतीय प्रायद्वीप के तहत ब्रिटिश भारत था, वह आज वन इंडिया पॉलिसी के तहत एक आधार है बनाने का। वन इंडिया पॉलिसी के और अगर बैक जाएंगे तो प्रेरक तत्व है ईसा पूर्व 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भारत का निर्माण किया था, भारतीय साम्राज्य का जो विस्तार किया था, वह जो है वन इंडिया पॉलिसी अपनाने के लिए प्रेरक तत्व है। पुराने वैदिक काल में जो कहा जाए कि 3500 वर्ष पुराना वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक लिटरेचर में जम्बू द्वीप की चर्चा है, भारतवर्ष की चर्चा है। वह जम्बू द्वीप भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप जो है
इंडियन सब कंटिनेंट या इंडियन पेनिनसुला भारत को वन इंडिया पॉलिसी अपनाने के लिए प्रेरक तत्व है। चीन जिस तरह अपना पुराना इतिहास देखकर, अपने पूर्वजों का इतिहास देखकर, चीन के पुराने राजाओं ने जहाँ जहाँ शासन किया हो, या चीन के सीमाओं के इर्द गिर्द समुद्र में जो भी द्वीप महाद्वीप, जो छोटे छोटे टापू है, सब पर चीन अपना अधिकार समझता है। यद्यपि तिब्बत एक अलग स्वतंत्र देश रहा है और अन्य भी जो है मंगोलिया वगैरह, लेकिन चीन जो है उसे वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है। चीन सहअस्तित्व की बात नहीं कर रहा है। उस परिस्थिति में भारत को भी वन इंडिया पॉलिसी अख्तियार करना चाहिए, कि नीति पर चलना चाहिए। वन इंडिया पॉलिसी का स्वरूप को अगर देखेंगे, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, छोटे छोटे जो 4-5 को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन की चर्चा करते हैं। तो उसी तरह इंडिया की को हम ग्रेट इंडिया की भी चर्चा कर सकते हैं, ग्रेट इंडिया की अवधारणा बना सकते हैं। जो हमारा 1947 का भारत है, जिसकी संविधान में कहा गया है इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और यह विभिन्न स्टेट की संरचना, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशंस जो कहा जाए कि बहुत से राजाओं को विलय कराकर जो बनाया गया है, 1947 के पूर्व की जो ब्रिटिश भारत है, जो विभिन्न समय में आज़ाद हुए हैं, पहले एक ही थे, बर्मा कालखंड से अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, भूटान अलग हुआ। विभिन्न कालखंड में या ब्रिटिश भारत का हिस्सा जो अलग हुआ है, वह सभी भारतीय प्रायद्वीप का अंश है। और कहीं ना कहीं भारतीय प्रायद्वीप का जितने सारे कंट्रीज हैं, जितने भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में छोटे छोटे टापू हैं, वह सभी ग्रेट इंडिया या वन इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत आने पर चिंतन की जानी चाहिए। जब रूस वन रसा पॉलिसी अख्तियार कर रहा है और चाइना वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहा है, तो भारत को भी वन इंडिया पॉलिसी की बात करनी चाहिए। और जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन की हम चर्चा करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की चर्चा करते हैं, उसी तरह ग्रेट इंडिया की चर्चा या यूनाइटेड इंडिया की चर्चा पर बहस की जानी चाहिए। वैदिक काल में भी जम्बूद्वीप की जो चर्चा है, भारतवर्ष की चर्चा है, वह किसी न किसी रूप में वन इंडिया पॉलिसी की प्रेरक तत्व हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जितने सारे शक्तिपीठ हैं, जितने सारे ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थल है, वह भी वन इंडिया पॉलिसी अख्तियार करने के प्रेरक तत्व हैं। भारत के पड़ोसी देश में जो बौद्ध धर्म है, वह भी भारत वन इंडिया पॉलिसी की प्रेरक तत्व में शामिल है। अर्थात सनातनी सहिष्णुता, बौद्ध धर्म की त्याग और भिक्षुक स्वरूप, सिख धर्म की राष्ट्र के प्रति समर्पित स्वरूप और शांतिकालीन इस्लाम
का इस्लामिक पवित्रता को मिलाकर ग्रेट इंडिया के कंसेप्ट विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए। मेरा जो अपना समझ है, भारतीय प्रायद्वीप के अधीन सांस्कृतिक एकीकरण के तहत सभी शक्तिपीठ, सभी ज्योतिर्लिंग, सभी सिख धर्म के गुरुओं का गुरुद्वारा, पुनः बौद्ध धर्म के विभिन्न मठ और इस्लाम की शांतिकालीन पवित्र स्वरूप वाला समाज को मिलाकर ग्रेट इंडिया की कंसेप्ट पर चिंतन होना चाहिए और भारत सरकार को वन इंडिया पॉलिसी की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह तय है कि चीन जिस तरह वन चाइना पॉलिसी पर दुनिया से दुश्मनी लेने को तैयार है, भारत को हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया से दुश्मनी ले, लेकिन दुनिया से दोस्ती बढ़ाने में उन देशों को प्राथमिकता दे जो वन इंडिया पॉलिसी के समर्थक हो और ग्रेट इंडिया के कंसेप्ट को प्रमोट करता हो। यह दुनिया के ग्लोबल जो माहौल है, उस माहौल में यह बात होनी चाहिए। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, हिंदू सनातनी धर्म के सहिष्णु स्वरूप, जिसमें सभी वर्ग के लोगों का साथ समानता, सिख धर्म के पंथ भक्ति, राष्ट्रभक्ति, बौद्ध धर्म के मठ के प्रति सोच, त्याग, समर्पण बौद्ध धर्म का और इस्लाम धर्म के शांतिकालीन पवित्रता को मिलाकर ग्रेट इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ना चाहिए और भारत सरकार को वन इंडिया पॉलिसी की घोषणा करनी चाहिए। जिस तरह वर्तमान 1947 की स्वतंत्र भारत, इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसी तरह इस अमृत महोत्सव के अवसर पर यह बात आनी चाहिए कि ग्रेट इंडिया दैट इज ए भारतवर्ष शैल बी ए यूनियन ऑफ सब कंटिनेंट कंट्रीज, माने भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप के सभी देशों का यूनियन ग्रेट इंडिया होगा। और इस दायरे में हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। भारत के सभी राजनीतिक दलों से कहते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में इस बात को लाए कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ग्रेट इंडिया के कंसेप्ट पर चलेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के जितने देश हैं, उन देशों के साथ एक यूनियन बनाने की नीति पर चलेंगे और यह घोषणा करेंगे कि ग्रेट इंडिया दैट इज ए भारतवर्ष शैल बी ए यूनियन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट कंट्रीज। और इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ग्रेट इंडिया के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट इंडिया बनेगा तभी भारत सोने की चिड़िया बनेगी, तभी भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। और ऐसी बात नहीं है कि भारतीय सब कंटिनेंट के जितने कंट्रीज हैं उसमें आपस में मतभेद है, हितों का टकराव है, लेकिन वह हितों का टकराव ऐसा है जिसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जिसे एक सहमति बनाई जा सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है, जिसमें ऐसा ग्रेट इंडिया का निर्माण हो
जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों के बीच एक करेंसी हो, मुक्त व्यापार हो, बिना रोक टोक व्यापार हो और बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, बसने की सुविधा हो, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और इसका जो कहा जाए कि धार्मिक स्वरूप पर जो विवाद होता है धर्म के नाम पर, उसे टॉलरेंस के ध्यान में रखकर, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को ध्यान में रखकर सनातनी हिंदू धर्म की सहिष्णुता, बौद्ध धर्म का त्याग, सिख धर्म का समर्पण और इस्लाम धर्म का शांतिकालीन पवित्रता को मिलाकर ग्रेट इंडिया का निर्माण की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत में सनातनी सहिष्णुता, बौद्धिस्टों का त्याग समर्पण, सिखों का समर्पण और इस्लामिक समाज का पवित्रता, शांतिकालीन इस्लामिक समाज की पवित्रता ही ग्रेट इंडिया का निर्माण का आधार बनेगा और इस दिशा में बढ़नी चाहिए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अधीन जितने सारे देश हैं उनके मतभेद को आपस में मिलकर एक सहमति बनाने की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है और मतभेद को न्यूट्रलाइज करते हुए ब्रॉडर कंसेप्ट में वन करेंसी, बिना रोक टोक व्यापार और बिना रोक टोक आवागमन अर्थात बिना वीज़ा के आवागमन के आधार पर ग्रेट इंडिया के निर्माण पर हमें चिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज के चिंतन में मैं वन इंडिया पॉलिसी और ग्रेट इंडिया की अवधारणा रखते हैं और सभी से अपील करते हैं कि वह चिंतन करें कि ग्रेट इंडिया दैट इज ए भारतवर्ष शैल बी ए यूनियन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज। भारतीय उपमहाद्वीप का एक संघ हो, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों का एक ऐसा संघ हो जिसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो और इंडियन पेनिनसुला भारतीय उपमहाद्वीप के जितने देश हैं उसमें किसी बाहरी देशों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं की जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, चाहे वह चाइना हो, अमेरिका हो या रूस हो, कोई भी भारतीय सब कॉन्टिनेंट के देशों के इंटरफेयर नहीं करे और इस सब कॉन्टिनेंट के देश के अंदर एक मुद्रा, बेरोक टोक व्यापार और बिना वीज़ा यात्रा जिस तरह यूरोप यूनियन का बेस बना है उस आधार पर बनाते हुए एक आपसी सहमति से, आपसी समझदारी से शांतिकालीन समाज का निर्माण करना चाहिए और चीन को भारत के इस वन इंडिया पॉलिसी को स्वीकार करना चाहिए। भारत को भी स्पष्ट कहना चाहिए कि पंचशील के सिद्धांत में जो सहअस्तित्व की बातें थी, हम वन चाइना पॉलिसी को उसी समय अख्तियार करेंगे जब वह भारत के वन इंडिया पॉलिसी को समर्थन करें। हम वन चाइना पॉलिसी का मान्यता देते हैं, आप वन इंडिया पॉलिसी की मान्यता दें। ब्रिटिश भारत चाहे जिसके अधीन तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा जो भी हो, भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देश में आपसी सहमति बनाकर ग्रेट इंडिया का निर्माण की दिशा में हमें चिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक मुद्रा, बेरोक टोक व्यापार और बिना वीज़ा यात्रा पूरे सब कॉन्टिनेंट में के किसी भी देश में नौकरी करने, काम करने, बसने की छूट के साथ हम ग्रेट इंडिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। भारत सरकार से अनुरोध है कि इस वन इंडिया पॉलिसी की दिशा में काम करें, आगे बढ़ें। आज इन्हीं चिंतन के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।